evolution like human evolution. Human evolution. ह्यूमन इवोल्यूशन से इधर जो ट्रेंड रहा है वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। इस बार भी मिनिमम तो एक तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में जो क्वेश्चन आता है, जैसे कोई फॉसिल है तो उस फॉसिल का क्या नाम है, उसको किसने ढूंढा, यानी जो पैलियोंटोलॉजिस्ट है जिन्होंने उस फॉसिल को पाया, फॉसिल का एज क्या है, एज निकालते हैं यूरेनियम डेट मेथड या कार्बन डेटिंग मेथड से, तो एज ऑफ द फॉसिल और क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ द फॉसिल। क्रैनियम, ये जो ब्रेन बॉक्स है हम लोगों का, जिसके अंदर ब्रेन मौजूद है, ब्रेन बॉक्स क्रैनियम, उसका वॉल्यूम भी मालूम करते हैं। तो क्रैनियल कैपेसिटी, और साथ ही साथ अगर उस फॉसिल का कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कोई और इस तरह का कोई विशेष उसका कैरेक्टर है, तो उसको भी, उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो एक्चुअली ये जो हमने आपको असाइनमेंट दिया है या जो लिखवाया है वो उसी तरह से है ही, एकदम सिलसिलेवार ढंग से अरेंज्ड है। तो पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखें। तो ह्यूमन बिलोंग्स टू द ऑर्डर प्राइमेट ऑफ क्लास मैमेलिया। तो ह्यूमन जिस ग्रुप में है, जिस ऑर्डर में है, उसका नाम है प्राइमेट। और प्राइमेट ये मैमल का एक ऑर्डर है, लेटेस्ट ऑर्डर कह सकते हैं। Mammals evolved about 215 million years ago. Mammals का जो origin हुआ था वो लगभग 215 मिलियन साल पहले। First mammal evolved during 215 million years ago. That was during Mesozoic period, Mesozoic era. But the real diversification or speciation in mammals started about 150 million years ago. तो हम लोग कह रहे हैं कि पहला मैमल इस अर्थ पे इवॉल्व हुआ 215 मिलियन साल पहले। That was during Mesozoic era. लेकिन जो मैमल्स का स्पेसिएशन, तेजी से नई नई जाति का निर्माण या तेजी से उसका जो विकास हुआ, वो आज से 150 मिलियन साल पहले। और वाइड गैप ऑफ अबाउट 65 मिलियन इयर्स इन मैमेलियन इवोल्यूशन was simply due to the dominance of the large land reptiles dinosaurs. ये जो 65 मिलियन साल का गैप हो गया, 215 मिलियन साल पहले ओरिजिन हुआ और 150 मिलियन साल पहले तेजी से विकास शुरू हुआ, तो बीच में 65 मिलियन साल का एक लंबा वक्त गुजर गया जिसमें मैमल में कोई खास इवोल्यूशन नहीं हुआ। And that was simply due to the dominance of the large land reptiles, dinosaurs, in presence of which the mammals failed to diversify. They remain confined in certain pockets over the earth. ये मैमल्स काफी इनसिग्निफिकेंट थे, काफी छोटे साइज के मैमल्स होते थे। डायनासोर के डर से ये अर्थ पे कहीं कहीं छिप कर रहते थे, ये बिखर नहीं पाए। और हम लोग जान चुके हैं कि जब तक डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, जब तक बिखराव नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन डेवलप नहीं होगा, और जब तक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन डेवलप नहीं होगा, नए स्पीसीज का निर्माण भी नहीं हो। तो जब तक एक जगह रहेगा, आपस में इंटरब्रीडिंग होता रहेगा, तो नई जाति का निर्माण पॉसिबल ही नहीं। जब तक अलग नहीं होगा, जो हम लोगों ने कहा जियोग्राफिकल आइसोलेशन या स्पेशियल आइसोलेशन, इस तरह का जब तक कोई चीज नहीं होगा, आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं रुके। तो इसलिए
मैमल को काफी इंतजार करना पड़ा। फाइनली जब डायनासोर्स खत्म हुए तो मैमल्स का इवोल्यूशन तेजी से स्टार्ट हुआ और फिर तब तक तो आ गया सीनोजोइक एरा व्हिच इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अब मैमेलियन इवोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, इस पर क्वेश्चन रहता है और ध्यान से इसको आपको समझना है। ह्यूमन इवोल्यूशन में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था वो था इरेक्ट पोस्चर। ह्यूमन ही एक ऐसा एनिमल है अर्थ के ऊपर जो सीधा खड़ा हो सकता है। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं आप देखिएगा चार पैर पे चलता है या खड़ा होता भी है तो झुक कर खड़ा होता है, जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह में। इरेक्ट पोस्चर, कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। तो सबसे पहला जो चेंज आया जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो था इरेक्ट पोस्चर, यानी सीधा खड़ा हो गया। ह्यूमन को जो एंसेस्टर थे, ह्यूमन के जो एंसेस्टर थे वो सीधा खड़ा हो गए, यानी दो पैर पे खड़ा हो गया, तो इरेक्ट पोस्चर। तो आगे वाला पैर फ्री हो गया एंड दे मॉडिफाइड इनटू हैंड्स, ये डेवलप हो गया हैंड्स में। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज आया डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स। और जब हाथ विकसित हो गया तो हाथ से तरह तरह का काम करने लगे, और जितना ज्यादा काम परफॉर्म करते हैं, हाथ का जितना इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट उतना फास्ट होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एज वेल एज इनलार्जमेंट ऑफ क्रैनियल कैपेसिटी। अगर ह्यूमन का एंसेस्टर सीधा नहीं खड़ा होता, चार पैर पे ही चलता होता, तो आज भी हम लोगों में और दूसरे एनिमल्स या कैटल में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये सारा जो चेंजेस आया है वो आया है ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। अगर आप अपने घर में या घर के आसपास या कहीं भी रिलेशन में किसी छोटे बच्चे का डेवलपमेंट को देखिएगा तो इट परफेक्टली रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन इवोल्यूशन। किसी भी छोटे बच्चे का डेवलपमेंट अगर आप ध्यान से देखें तो वो ह्यूमन इवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। बच्चा जब पहली बार चलना शुरू करता है तो चार पैर पे चलता है, यानी हाथ को भी वो पैर के जैसा इस्तेमाल करता है। कारण है कि चार पैर पे जब चलते हैं तो बॉडी वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द फोर लिम्स। ये अगर चार पैर पे चल रहे हैं तो बॉडी का वेट समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी पैर के ऊपर, तो बॉडी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए चार पैर पे चलना काफी आसान है। तो ह्यूमन बेबी भी चार पैर पे ही चलता है। धीरे धीरे वो उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करता है, तो किसी चीज को पकड़कर झुक कर खड़ा होता है, तो सेमी इरेक्ट पोस्चर आता है। उसके बाद कुछ महीनों में वो सीधा खड़ा हो जाए, और जब सीधा खड़ा हो जाएगा तो बॉडी वेट उसका पूरा दो पैर पे आ जाता है, और तब वो भागना दौड़ना शुरू करता है। जब वो दो पैर पे खड़ा हो जाता है तो आगे वाला हाथ उसका फ्री हो गया। अब वो तरह तरह का इस्तेमाल करेगा, हरकत करेगा। जब तक बच्चा चार पैर पे चल रहा है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है पेरेंट्स को, वो अपना चलेगा, कोई चीज हाथ में लिए हुए तो घिसटता हुआ चलेगा। लेकिन दो पैर पे खड़ा हो जाएगा तो किसी चीज को झपट्टा मारेगा, कुछ उठा लेगा, कुछ तोड़ देगा, फेंक देगा, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो तरह तरह से वो अपने हाथ का इस्तेमाल करेगा और उसी से उसका ब्रेन का डेवलपमेंट बढ़ेगा। जितना ज्यादा हाथ का इस्तेमाल करेगा ब्रेन का डेवलपमेंट उतना फास्ट हो। तो माइलस्टोन कहते, छोटा बच्चा जो डेवलप होता है तो कितने महीने में क्या चेंज आना चाहिए उसके लिए एक डाटा है, उसको माइलस्टोन कहते हैं। अगर किसी बच्चे को खड़े होने में समय लग गया तो डॉक्टर या पेरेंट्स चिंतित होते हैं। कारण है कि अगर समय ज्यादा लग रहा है खड़े होने में या नहीं खड़ा हो पा रहा है तो इट मे बी द केस ऑफ मेंटल रिटार्डनेस। हो सकता है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो।
और जितना जल्दी वो खड़ा होता है, वो भागना दौड़ना शुरू करता है, ब्रेन उसका उतना शार्प होता है. So anyway, first is the erect posture, second one is the development of hand, and third is the enlargement of cranial capacity, यानी ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ा. अब इसके साथ साथ कई चेंजेस आए, जैसे हम लोगों का फेस सामने है, फ्रंट में है. आप इमेजिन कीजिए कि 4 पैर पे चलते तो चेहरा किधर होता है? नीचे, ग्राउंड की ओर. जैसे कैटल वगैरह, डॉग, कैट सबको देखिए, जब चलता है तो चेहरा जमीन की ओर होता है, नीचे होता है. उसको कहते हैं प्रोग्नेथस फेस. When the face is facing downward, it is called prognathous face. Natha मतलब जॉ. और हम लोगों का फेस सामने है, it is called orthognatous face. तो ये जो पेट वाला हिस्सा है, बेली रीजन, वो कैटल वगैरह जानवर का देखिएगा, नीचे वाला हिस्सा वेंट्रल साइड है, पेट वाला. अब खड़ा हो गया तो ये सामने हो गया, जबकि ये होता नीचे, और इधर डोर्सल साइड होता ऊपर, लेकिन उल्टा हो गया, सामने ये हो गया, फ्रंट रीजन ये है, तो चेहरा सामने है, तो इट इज कॉल्ड ऑर्थोग्नाथस फेस. खड़े होने के साथ ही अब रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी है और इसमें अंदर में स्पाइनल कॉर्ड है. ये इंग्लिश के एस लेटर के जैसा होता है, जैसे कंधे के पास उभरा हुआ है, फिर पीठ के पास ये धंसा हुआ है, फिर कमर के पास उभरा हुआ है. इस तरह का शेप से बॉडी का वेट 2 पैर पे अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड बिकेम एस-शेप्ड. डिसअपीयरेंस ऑफ टेल, टेल खत्म हो गया. टेल की जगह पे एक छोटा सा बोन है, वेस्टिजियल बोन है, कॉर्टेक्स, बट टेल इज एब्सेंट इन ह्यूमन. ड्यूरिंग इवोल्यूशन वो नष्ट हो गया, विलुप्त हो गया. देन इस पर नीट में क्वेश्चन भी आया है, डेवलपमेंट ऑफ चीन. ये जो है जॉ का आर्टिकुलेशन डेवलप हुआ, और ये जो फोरहेड है, ललाट है, ये एक्चुअली क्रैनियम के साइज को शो करता है. यहीं पे हम लोगों का फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन. तो यही ऑल्फैक्टरी लोब डाउनवर्ड है, जिससे नाक से ये ऑल्फैक्टरी नाक कनेक्टेड है. तो ये सेरेब्रम है, तो ये शो कर रहा है, ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, इट इज द फोरहेड, और ये जो टुड्डी है, इट इज चीन. Forehead and chin are again the exclusive characters of human. These are not found in any other group of mammals. जैसे गोरिल्ला, चिंपांजी वगैरह में देखिएगा तो उसका फोरहेड ऐसा स्लाइंटिंग है, ये नोज है और फोरहेड ऐसा है. हम लोगों में ये ऐसा है, तो ये स्लांटिंग है, तिरछा ऐसा है, ऐसा है. हम लोगों में ये सीधा है. तो ये ह्यूमन कैरेक्टर है. ये शो करता है कि ब्रेन का साइज बड़ा है. और ये जो टुडे है, लोअर जॉ, ये आर्टिकुलेशन से डेवलप है. तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों डेवलप है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन. इसके अलावे ये जो पॉलेक्स है, पॉलेक्स कहते हैं हाथ का अंगूठा, दिस इज द पॉलेक्स. और पैर का जो अंगूठा है उसको कहते हैं हैलुक्स. पॉलेक्स, POLLEX, पॉलेक्स, ये हाथ का अंगूठा, और हैलक्स, HALLUX, ये पैर का अंगूठा. तो पॉलेक्स इज अपोजिबल. अपोजिबल कहने का मतलब है कि आप देखिए ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो अपोजिबल थंब कहते हैं. इसका इस्तेमाल है जैसे अगर पेन को पकड़ा है, अगर ये थंब अपोजिबल नहीं होता, आप इमेजिन कीजिए अगर ये अंगूठा नहीं होता तो चीजों को पकड़ना या कोई भी काम करने में बहुत परेशानी होती. तो हम लोगों का थंब अपोजिबल है. पॉलेक्स इज अपोजिबल, बट हैलक्स इज लेस अपोजिबल और नॉन अपोजिबल. पैर का अंगूठा ऐसा नहीं मूव करता, हाथ के अंगूठे के जैसा ऐसा मूव नहीं करता है. पैर का अंगूठा वो नॉन अपोजिबल है. ये जो अपोजिबल थम्स हैं, अपोजिबल थम्स, these are the characteristic of
आर्बोरियल एनिमल्स। ये आर्बोरियल अडेप्टेशन का एग्जाम्पल है। आर्बोरियल कहने का मतलब है ट्री। तो ह्यूमन के जो एंसेस्टर थे वो आर्बोरियल थे, ट्री के ऊपर रहने वाले। तो उनमें हाथ का अंगूठा पॉलेक्स और पैर का अंगूठा हैलक्स बोथ वेयर अपोजिबल, जैसे वो ट्री के ब्रांचेस को अच्छे से पकड़ सके, वो अपोजिबल था। लेकिन ह्यूमन में पॉलेक्स तो अपोजिबल रह गया, जिससे हम लोग तरह तरह का इस्तेमाल करते हैं। हैलक्स बिकम नॉन अपोजिबल, तो ये एक चेंज आया। अब नॉन अपोजिबल थंब है पैर का, तो उससे हम लोग को चलने में आसानी होती है। अगर वो फैला होता है और ऐसे मूव करता है तो दिक्कत होती है। देन प्लैंटीग्रेड लोकोमोशन। प्लैंटीग्रेड यानी हम लोग चलते हैं सोल पर, ऐसे सोल है, चैप्टर है। और एक होता है डिजिटीग्रेड लोकोमोशन, डिजिट। तो हम लोगों में पूरे सोल पर चलते हैं, पूरा तलवा है, पूरा फ्लैट है सोल। आप देखिए जैसे पेडेस्टल फैन होता है तो बेस उसका चौड़ा होता है, जैसे उसको सपोर्ट मिले। हम लोग दो पैर पे चलते हैं तो हम लोगों का पैर का जो सोल है वो थोड़ा ब्रॉड है, चपटा, इस पे हम लोग को स्टेबिलिटी मिलता है। चार पैर पे चलने वाले जो मैमल्स हैं या एनिमल्स हैं वो एक एक डिजिट के ऊपर चल सकता है, दोनों पैर का आगे का दो एक एक डिजिट और नीचे, और यही डिजिट मॉडिफाई कर जाता है हूफ में, पूर जिसको कहते हैं कैटल्स वगैरह। तो डिजिटीग्रेड लोकोमोशन जहां भी होगा मूवमेंट फास्ट होगा। हम लोग जानते हैं ग्राउंड से जितना कम कांटेक्ट होगा, फ्रिक्शन जो इतना कम है, मूवमेंट उतना फास्ट होगा। तो हम लोगों में प्लैंटीग्रेड लोकोमोशन है, पूरा पैर जमा कर चलते हैं, उसी पर पूरा बॉडी वेट को सपोर्ट करते हैं। एंड प्लैंटीग्रेड लोकोमोशन के कारण हम लोगों का स्पीड कम हो जाता है। जैसे जब दौड़ना होता है या तेज चलना होता है तो आगे पंजे पे चलते हैं, पूरा पैर जमा कर नहीं चलते हैं, पूरा सोल तक के नहीं चलते हैं, आगे आगे पंजे पे चलते हैं या दौड़ते हैं। तो स्पीड हैज बीन सैक्रिफाइस्ड एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। ह्यूमन का जो लोकोमोशन है या मूवमेंट है वो काफी स्लो है, दूसरे कई एनिमल की अपेक्षा। बहुत सारे एनिमल्स है जो हम लोग उससे तेज भागते हैं, हम लोग इतना इवॉल्व होकर भी धीरे धीरे भागते हैं। तो कारण है कि हम लोगों में जो स्पीड है उसको सैक्रिफाइस कर दिया गया एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी था तो इसलिए स्पीड को कम हो, कोई बात। तो प्लैंटीग्रेड लोकोमोशन ये हम लोगों का इवोल्यूशन। देन ये जो लेग्स हैं ह्यूमन का, लेग्स बिकेम लॉन्गर। हम लोगों का हाथ से ज्यादा लंबाई पैर का, जिससे कि वो बॉडी या ट्रंक को सपोर्ट कर सके। ट्रंक या धड़ जो कहते हैं, ये जो पूरा ट्रंक है ये छोटा है, इट इज शॉर्ट, but it has sufficient space to accommodate all the visceral organs. ट्रंक तो छोटा है लेकिन इसमें sufficient space है to accommodate all the visceral organs. जैसे यहाँ पे जो चेस्ट बोन है sternum, it has become flat. Sternum, it is the part of pectoral girdle. हम लोगों में ये चपटा हो गया चेस्ट। And flattening of the sternum has resulted into the broadening of the shoulder. ये जो शोल्डर है हम लोगों का कंधा, उसकी चौड़ाई ज्यादा है। कारण है ये जो चेस्ट बोन है स्टर्नम वो चपटा है। अगर ये ऐसे होता तो कंधे की चौड़ाई कम होती। तो हम लोगों का थोरैसिक रीजन, ये कंधे की चौड़ाई ज्यादा होने से it provides sufficient space for the heart and the two lungs. देखने में छोटा लगता है लेकिन स्पेस काफी है। यहाँ पे हार्ट है और दोनों साइड में दो बड़ा लंग है, और ये इसका कारण है ब्रॉड शोल्डर। जैसे गोरिल्ला, चिंपांजी वगैरह का हाइट हम लोग से ज्यादा है,
गोरिल्ला का हाइट तो 6 फीट या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन कंधे की चौड़ाई की बात अगर करेंगे तो इट इज ब्रॉडर इन ह्यूमन। ह्यूमन के कंधे की चौड़ाई गोरिल्ला से ज्यादा है, तो हार्ट और लंग के लिए स्पेस ज्यादा है। अब जैसे पेल्विक गडल जो है, कमर की हड्डी, पेल्विक गडल, उसमें देखिए ऐसे कप शेप डिप्रेशन, पेल्विक गडल में इस तरह का ऐसा कप शेप डिप्रेशन, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, जेनाइटल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये सब। तो ट्रंक का साइज छोटा लगता है, लेकिन उसके अंदर बहुत स्पेस है। एक तो ब्रॉड शोल्डर है और कप सेट डिप्रेशन है, कैविटी है इन द पेल्विक girdle to accommodate the large intestine as well as the reproductive organs. Then हम लोगों में स्पीच सेंटर, ब्रोका सेंटर, ये डेवलप हो, तो पढ़ेंगे अभी नर्वस सिस्टम में। हम लोग जो बोलते हैं तो उसका एक सर्टेन मीनिंग है, इसको स्पीच कहते हैं। आर्टिकुलेट प्रोडक्शन ऑफ मीनिंगफुल साउंड इज कॉल्ड स्पीच। आर्टिकुलेट प्रोडक्शन, चाहकर, जानबूझकर ऐसा साउंड प्रोड्यूस करना जिसका एक सर्टेन मीनिंग है, उसके लिए कहते हैं स्पीच, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रोका सेंटर। अगर राइट हैंडेड पर्सन है तो ये लेफ्ट सर्वल हेमिस्फीयर में है, और लेफ्ट हैंडेड है तो ये राइट सर्वल हेमिस्फीयर। अगर ब्रोका सेंटर या स्पीच सेंटर डैमेज हो जाएगा तो वी कैन नॉट परफॉर्म स्पीच, हम लोग स्पीच परफॉर्म नहीं करते। तो ये भी ह्यूमन के इवोल्यूशन में आया स्पीच का मामला। उसके अलावा जॉज एंड टीथ बिकम वेरी स्ट्रांग, जबड़ा और टीथ हम लोगों का बहुत स्ट्रांग है। वी आर नट क्रैकर्स, नट क्रैकर यानी हार्ड चीज को हम लोग तोड़ देते हैं अपने दांत से या जबड़े से। अब जैसे गोरिल्ला वगैरह का हाइट बहुत बड़ा ज्यादा है, बड़ा भी है, लेकिन उसका जो जबड़ा है और टीथ है वो कार्टिलेजनस है और काफी कमजोर है। दे आर फ्रूटिवोरस, वो फल खाता है, सॉफ्ट मुलायम फल खाता है, हार्ड चीज को नहीं खा सकता बिकॉज जबड़ा और टीथ उसका कमजोर है। सबसे स्ट्रॉन्ग जबड़ा और टीथ पाया जाता है ह्यूमन, ये भी हम लोग का कैरेक्टर है। और उनके साथ साथ आईज बिकेम फ्रंटल, आंख सामने आ गया, जैसे बोथ द आईज कैन बी फोकस्ड एट एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। दोनों आईज को हम लोग एक साथ फोकस कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे एक बार में, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइनोकुलर विजन, यानी दोनों आंख का विजुअल फील्ड एक दूसरे को ओवरलैप करता है, विजुअल फील्ड बिकम्स लार्ज, ब्रॉड। दाएं बाएं की चीज को भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं बिना गर्दन घुमाए हुए। तो ये सब चेंजेस आए। इसके साथ साथ ह्यूमन में फेशियल एक्सप्रेशंस, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स इन ह्यूमन, फेशियल एक्सप्रेशन। There are very fine muscles in our face which are innervated and they are connected to the cerebrum. हम लोगों के चेहरे में बहुत फाइन मसल्स हैं, बहुत छोटा छोटा पतला मसल्स हैं, और इनका सीधा कनेक्शन है सेरेब्रम से। तो हम लोग क्या सोचते हैं, कैसे हम लोग सोच रहे हैं, ये हम लोगों के चेहरे से झलकता है। नाराज हैं, खुश हैं, एक्साइटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये सब चेहरे से मालूम हो जाता है। चेहरा बता देता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन को छिपाते हैं, तो दे आर एक्टर्स। वो जो एक्टिंग करते हैं, वो एक्टिंग यही है कि आपके दिमाग में कुछ है और आप चेहरे से आपका कुछ और पता चल रहा है। नॉर्मल लोग जो एक्टिंग में एक्सपर्ट नहीं है, तो जो सोचते हैं वो दिमाग से, वो चेहरा बता देता है कि ये नाराज है, खुश है, फ्रस्ट्रेटेड है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस आर द एक्सप्रेसिव कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन, ये ह्यूमन का ही कैरेक्टर। कुछ फेशियल एक्सप्रेशन है, चिंपैंजी, गोरिल्ला वगैरह में कुछ है, जैसे वो नाराज होगा, खुश होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन
जितना फेशियल एक्सप्रेशन ह्यूमन में विकसित है उतना किसी और में नहीं। और इनके साथ साथ 1 or 2 ऑफस्प्रिंग्स गिवन बर्थ एट अ टाइम, 1 या 2 बच्चे को ही जन्म देना एक बार में। अब ये भी आर्बोरियल एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है। अगर ट्री के ऊपर हैं और ज्यादा बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो उतना सारा बच्चा को ट्री के ब्रांच के ऊपर संभालना बहुत मुश्किल है। तो आर्बोरियल एडेप्टेशन में यानी ट्री के ऊपर रहने में एक चेंज आया है कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कम है, 1 या 2 ही नॉर्मली बच्चा होता है, कभी कभी 1 से ज्यादा बच्चा एट ए टाइम हो। दूसरा, मेल एंड फीमेल लिव टुगेदर इन कपल, मेल और फीमेल कपल में रहते हैं। मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स, ये तो जनरल फीमेल प्राइमेट जितने भी हैं, प्राइमेट में जितने भी फीमेल्स हैं, मंकीज, एप्स और ह्यूमन, सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल। तो ये सब कॉमन कैरेक्टर है जो चेंजेज आया है ह्यूमन इवोल्यूशन, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर से आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस में इरेक्ट पोस्चर, सीधा खड़ा हो जाना, बाइपीडल लोकोमोशन, development of hand, enlargement of cranial capacity, development of chin and development of forehead. Then pollex remained opposable, but hallux became non-opposable. The vertebral column and spinal cord became S-shaped to support the body weight. Plantigrade locomotion, सोल पे चलते हैं। Speed has been sacrificed at the cost of stability. और उन सब के साथ the jaws and teeth very strong, nutcrackers हैं। The thorax is broader due to the flattening of sternum, shoulder broad है, provide sufficient space for the heart and lungs, and similarly the pelvic girdle has V-shaped depression to accommodate the large intestine as well as the genital organs. Legs became longer than the hands. तो पैर की लंबाई बढ़ गई हैंड से। उसके बाद ब्रोका सेंटर, स्पीच सेंटर डेवलप हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस आ गए, और इन सब के साथ साथ मेल और फीमेल कपल में रहते हैं, ज़्यादा सिविलाइज्ड हुए, और मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल। These are the important changes which occurred during evolution. ह्यूमन इवोल्यूशन। अब हम लोगों को इसमें ओरिजिन पढ़ना है कि ह्यूमन के एंसेस्टर कौन थे। तो देयर आर 2 एंसेस्ट्री, 2 एंसेस्ट्री है, 2 ब्रांच है, जिससे हम लोग मान सकते हैं ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो प्रोसीमियंस और दूसरा सीमियंस। प्रोसीमियन, सीमियन सेल्फ होता है, जबड़े का बोन होता है, ये अगर डेवलप्ड है तो हम लोग कहते हैं सीमियंस, नहीं है तो प्रोसीमियन। यानी जॉ का आर्टिकुलेशन, ये अगर जॉइंट अगर ज्यादा डेवलप्ड है तो सीमियंस है, नहीं है तो प्रोसीमियंस। प्रोसीमियंस में जो लिविंग प्रोसीमियंस हैं वो 3 ग्रुप है, ट्री श्रियूज, लीमर्स एंड टार्सियर्स। Tree shrews, lemurs and tarsiers, these are the 3 living prosimians. ये 3 प्रोसीमियन है जो अभी भी लिविंग है। लीमर का एक खास स्पीसीज है आई AYE, क्वेश्चन आया है इसका नीट में, मेडिकल में, आई। ये लीमर है एंड इट इज फाउंड ओनली इन मेडागास्कर आइलैंड में पाया जाता है ये लीमर। एनीवे, इनका कैरेक्टर देखिएगा, जितने भी प्रोसीमियंस हैं 3 ही हैं, 3 ग्रुप है, एक तो ट्री श्रियूज, दूसरा लीमर्स और तीसरा टार्सियर्स। तीनों का साइज छोटा है। दे आर प्रिमिटिव नॉक्टर्नल आर्बोरियल मैमल्स। प्रिमिटिव हैं, नॉक्टर्नल यानी ज्यादा एक्टिविटी कब करेगा, रात में, और आर्बोरियल यानी ट्री के ऊपर रहने वाले मैमल्स हैं। Prosimians are primitive, nocturnal and arboreal mammals. Body is covered by dense hairs. शरीर के ऊपर काफी घना बाल होता है।
आइज आर फ्रंटल इन पोजीशन, जैसा हम लोगों का आइज फ्रंटल इन पोजीशन, थर्ड डिजिट हैज मॉडिफाइड, थर्ड डिजिट, ये जो तीसरा डिजिट है इसमें नेल्स होता है जो प्राइमेट का कैरेक्टर, बाकी डिजिट में क्लॉज है, लेकिन तीसरा जो डिजिट है इसमें नेल्स है, ये प्रोसिमियंस का में पाया जाता है। देन हेड का आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा है, हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं, प्रोसिमियन अपने हेड को पीछे भी घुमा दे सकता है, तो हेड का जो आर्टिकुलेशन है हम लोग का इतना ही तक घूमता है, प्रोसिमियन पीछे ले जाए, हेड का आर्टिकुलेशन डेवलप है। पॉलेक्स एंड हैलक्स बोथ आर अपोजिबल, ये दोनों अपोजिबल हैं, जिससे ट्री के ब्रांच पर ये रहता है। टेल इज शॉर्ट एंड नॉन प्रीहेंसाइल, टेल छोटा है और ज्यादा प्रीहेंसाइल यानी लपेटने वाला कॉइलिंग टाइप, तो नॉन प्रीहेंसाइल यानी जो ज्यादा लपेट नहीं सकता है। ह्यूमन के इवोल्यूशन में टेल छोटा होता गया और कॉइलिंग खत्म होता गया, तो ये था टेल छोटा था, नॉन प्रीहेंसाइल था, और मेल और फीमेल साथ में रहते थे। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन था, एक या दो बच्चे को जन्म देते थे। तो इन सब कैरेक्टर के कारण पहले लोगों ने माना कि शायद प्रोसिमेंस ही ह्यूमन का एंसेस्टर है, बट अब ये डिस्कार्डेड हो गया, प्रोसिमेन एंसेस्ट्री हैज बीन नाउ डिस्कार्डेड। अब हम लोग मानते हैं सीमेन एंसेस्ट्री को। तो अभी 1 मिनट ब्रेक के बाद फिर भेजते हैं लिंक।